नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से बात करने वाले हैं यूपीईएसएससी या यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 के सामान्य विभाग का जो सुपर हिट फास्ट रिवीजन है उसकी सीरीज में। जैसा आप लोग जानते हैं कि सीरीज में हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बनाने के रूप में रखने का प्रयास करते हैं जिससे कि कम समय में बहुत तेजी के साथ और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका जो रिवीजन है वो हो सके। हालांकि तैयारी तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कर ली होगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है वो रिवीजन को होता है। तो निश्चित तौर पे अगर इस पूरी सीरीज को आप फॉलो करते हो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से लाभान्वित होने वाले हैं। साथ ही साथ एक छोटा सुझाव है आप लोगों के लिए कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज आपको सार्थक क्लासेज के ऐप के स्टोर सेक्शन में उपलब्ध है। वहाँ से आप बेहतरीन प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इस एग्जाम में अपनी दावेदारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सुझाव आप लोगों के लिए। पिछली बार की तरह मेरी आपको सलाह रहेगी, कोई भी पढ़ने वाला आप वीडियो देखते हो, चाहे वो आप सार्थक क्लासेस के देख रहे हो या किसी का भी देख रहे हो, पढ़ाई वाला वीडियो आप कम से कम 2 बार जरूर देखिए, जिससे कि जो भी फैक्ट्स है वो एक बार से आसानी में जो है याद नहीं होते। तो जब 2 बार आप देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान बना लेंगे और एग्जाम के दौरान जो एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है, भूलने की जो स्थिति होती है, उससे आप बच पाएंगे और कहीं ज़्यादा बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपके फायदे के लिए, मानना या न मानना आप पे डिपेंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है वो है इन्वायरमेंट से, विगत वर्षों के पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण जो समझौते और सम्मेलन से। देखिए अक्सर इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कि ये सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था, या इनका सही से क्रम क्या है। तो एक नजर डाल लेते हैं। स्टॉकहोम समझौता हुआ था 1972 में। पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहते हैं के नाम से भी जानते हैं, 1992 में हुआ था। हेलसिंकी सम्मेलन 1989 में हुआ था। लंदन सम्मेलन 1990 में हुआ था। ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में आई थी। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था। देखिए सारे पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन है। स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में हुआ था। बाली सम्मेलन 2007 में। रियो 20 सम्मेलन 2012 में। वार्सा सम्मेलन, जिसे कॉप 19 के नाम से भी हम जानते हैं 2013 में नवंबर में हुआ था। और इस तरह लीमा सम्मेलन यानी कॉप 20 को लीमा सम्मेलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और ये हुआ था दिसंबर 2014 में। इसके बाद कॉप 21 पेरिस सम्मेलन था दिसंबर 2015 में। और मार्केस सम्मेलन यानी कॉप 22 2016 नवंबर में हुआ था। इसी तरह नवंबर 2017 में जो है कॉप 23 बान सम्मेलन हुआ था। और पोलैंड सम्मेलन कॉप 24 2018 दिसंबर में हुआ था। जबकि मैड्रिड सम्मेलन यानी कॉप 25 ये हुआ था 2019 दिसंबर में। इसके बाद के जो प्रमुख सम्मेलन है वो आपको इसी सीरीज में आगे मिल जाएंगे, तो इनको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा सारे सम्मेलन को। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उन्हें लगातार 2 कार्यकालों, और 2 कार्यकाल कौन थे? पहला था ये आपका 13/5/1952 से लेकर 12/5/1957 तक, और दूसरा था इनका कार्यकाल 13 मई 1957 से लेकर के 12 मई 1962 तक के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श राज्यपाल को देते हैं। और देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में जो राज्यों के जो निर्वाचन आयोग है वो विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श किसको प्रदान करते हैं? तो राज्यपाल को। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति की अगर बात करें तो ये थे CSV कृष्णमूर्ति राव, और वे भी लगातार 2 कार्यकालों के लिए, पहला कार्यकाल इनका जो था वो 31 मई 1952 से लेकर के 2 अप्रैल 1956 तक, और दूसरा जो इनका कार्यकाल था वो 25 अप्रैल 1956 से लेकर के 1 मार्च 1962 तक था, और दोनों के लिए यह भी जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक पदार्थों की परस्पर प्राकृतिक क्रिया है, जिसका जैव पदार्थ अजैव पदार्थ के साथ पर्यावरण के संपूर्ण कारक सम्मिलित होते हैं, जो एक अंतःक्रियात्मक संबंधों से जुड़े हैं। और ये एक डेफिनेशन है पारिस्थितिकी तंत्र की, वो दी गई थी टांसले के द्वारा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के पास अन्यों के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन आयोजित करने के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की भी शक्ति निहित होती है। विस्तृत उपबंध राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 व उनके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किए गए हैं। वर्ष 1935 में A.G. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि सर्वप्रथम जो A.G. टांसले ने किस वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था, तो 1935 में, या सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, या किस जो पर्यावरणविद के द्वारा किया गया था, तो A.G. टांसले के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था की किस समय अवधि को हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है, तो 1950 से लेकर के 1980 तक की जो अवधि है उस समय अर्थव्यवस्था की निम्न वृद्धि दर होने के कारण इसे जो है हिंदू वृद्धि दर के नाम से कहा गया था। हालांकि निगेटिव शब्द है और कहीं ना कहीं जो है
हिंदू धर्म है उसको टारगेट करने के लिए ऐसा कहा गया था। तो खैर अब जो भी है, गुजरात की भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे लंबी तटरेखा है और इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। और अगर इसके कुल तटरेखा की बात करें क्या प्रतिशत है ये, तो ये 24% है भारत की जो कुल समुद्री तटरेखा है उसका। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है, तो क्योटो प्रोटोकॉल है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन प्राणी विज्ञानी अर्नस्ट हेक्ले ने किया था। रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। अगर भारत में पारिस्थितिकी का जनक पूछा जाता है तो कौन सा आएगा वो नाम, रामदेव मिश्रा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रस्ताव सबसे पहले 1935 में एजी ट्रांसलेटर ने दिया था। पहले भी हम लोगों ने बात कर रखी इस विषय में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मांड में स्थित आकाशगंगा के का जो फैलाव है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है, तो यह फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर हो रहा है। जेबी रामकृष्ण की अध्यक्षता में एक निवेश आयोग का गठन कब किया गया था, तो जेबी रामकृष्ण की अध्यक्षता में एक निवेश आयोग का गठन 7 अगस्त 1996 को किया गया था। मोबाइल फोन के लिए विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, तो ये है एंड्रॉयड वर्जन है जो कि गूगल का है। और वैश्विक स्तर पर 85% जो स्मार्टफोन है वो एंड्रॉयड पर ही चलते हैं, यानी एंड्रॉयड वर्जन पर चलने वाले जो स्मार्टफोन है उनकी संख्या सबसे अधिक है। इसके अलावा बड़ा एंटाइजन सैमसंग का है, ब्लैकबेरी ओएस रिसर्च इन मोशन का है, और विंडो ओएस माइक्रोसॉफ्ट का है, और सैम्बियंस ओएस नोकिया का है। देखिए यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया गया है और इस टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाइएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। और आप पीछे तक बहुत सारे क्वेश्चन उसमें अपलोड है, अक्सर मैं डाला करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू रूप में जीके जीएस के। तो इससे भी मुझे लगता है कि आपकी तैयारी जो है अच्छी हो सकती है। तो एग्जाम से पहले कोशिश कीजिए कि जो भी वहाँ पे प्रश्न है आप उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मई 2007 में प्रारंभ किया गया था कौशल विकास पहल, यानी कौशल विकास पहल को कब प्रारंभ किया गया था, 2007 में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जो लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत, जिन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी ओडीएस कहा जाता है, को नियंत्रित करता है। यह ओजोन क्षयकारी पदार्थ समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं जो मनुष्यों और पर्यावरण को सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक स्तरों से बचाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 15 दिसंबर 1987 को अपनाया गया था। प्रोटोकॉल अब तक की एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे पृथ्वी पर हर देश यानी लगभग सभी 198 देश जो है संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत राज्य के सदस्यों की अधिकतम के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त सत्र केवल 3 विधेयकों के लिए बुलाया गया है। पहला दहेज निषेध अधिनियम 1961 के लिए, दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 के लिए, और तीसरा आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 के लिए। कंट्रोल यूनिट की कार्य क्षमता को किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज तथा गीगाबाइट आदि में नापा जाता है, जबकि प्रोसेसर की कार्यप्रणाली को बिट के आधार पर मापा जाता है, जैसे कि 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट। हंटर एजुकेशन कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना 1882 में रिपन द्वारा विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में प्रतिपादित भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रगति स्तर की समीक्षा करने के लिए की गई थी। अगला है कि हंटर कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हंटर कमीशन का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक और द्वितीय स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना। कमेंट करके बताइए कि हंटर कमीशन कब आया था या कब लागू हुआ था। 20 सदस्यीय हंटर आयोग में 8 भारतीयों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, जिनमें सैयद महमूद, भूदेव बनर्जी, आनंद मोहन बोस और केटी तेलंग कुछ प्रमुख नाम थे। जेपीजीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जेपीजीई का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किसमें है, तो संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की समान शक्तियां हैं। पहली बार राज्यसभा का गठन तब किया गया था, तो पहली बार राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा की पहली बैठक की अगर बात करें तो यह हुई थी 13 मई 1952 को, यानी पहली बार राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहली जो बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 में हुई थी। काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा 23 अगस्त 1954 को रखा गया था। राज्यसभा के सभापति ने सभा में एक घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब हिंदी में राज्यसभा कहा जाएगा।
सामग्री विश्लेषण विज्ञानेतर विषय के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली है जिसके द्वारा शब्दों के अर्थों एवं उसकी प्रमाणिकता का पता चलता है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो ये डेफिनेशन दी थी डॉक्टर फारूक चौबीस ने। एक बार फिर से आप लोगों को सलाह है कि अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री आप, और उसके लिए कोई चार्ज आपका नहीं लगना है और आपकी बेहतरीन तैयारी वहां से, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है और समय समय पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको वहां से मिलती रहेगी। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे प्राउडेन, और ये पूर्ण जनगणना थी उसके जनगणना आयुक्त थे जो कि 1881 में हुई थी। आंशिक जनगणना 1872 में हुई थी। वर्ष 1931 ईस्वी में अल्फ्रेड आर लिंडस्मिथ द्वारा प्रचलित व्यवहारिक पद्धति से पृथक एक नई कार्यप्रणाली का विकास किया गया जिसे सामग्री विश्लेषण तकनीक कहा गया। 16वें वित्त आयोग का गठन 31/12/2023 को किया गया और इसके अध्यक्ष श्री अरविंद पनगरिया को बनाया गया था। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह थे। 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 27 नवंबर 2017 को किया गया। लेकिन कभी आगे पीछे का भी पूछ लेते हैं ना, इसलिए पिछला भी डेटा यहाँ पे दे दिया गया है जिससे किसी भी तरह का जो है कंफ्यूजन ना हो। प्रयास यही रहता है कि वो फैक्ट्स रखे जाएं जो किसी ना किसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग पहली पोजीशन में या वर्तमान याद करके जाते हैं और जस्ट उससे पहले का पूछ लिया जाता है, ठीक है, और कई एग्जाम में पूछा भी गया है ऐसा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे शामिल किया था। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि आपको लगे कि अपडेट नहीं, अपडेटेड नोट्स हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का जो प्राथमिक कार्य है वह है विनिर्माण, सेवा और अवसंरचना क्षेत्रों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम नॉन डिपॉजिट एवं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में भी पंजीकृत है। वारकरी संप्रदाय का उद्भव दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर विक्रम संवत की 13वीं शताब्दी में हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन लगभग कुल कितना वर्ष समय लगा था? तो 3 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी कुल मिला के 12-13 दिन कम बचे थे, तो कुल मिला के लगभग 3 वर्ष या 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। तो कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं कि संविधान बनने में लगभग कितना समय लगा था? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष, ऐसे करके, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस 2 वर्ष के कारण। तो इसको आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, जिस समय राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो अथवा किसी ऐसी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हो अथवा उनके कृत्यों का निर्वहन कर रहे हो तो उस समय सभापति के पद के दायित्व उपसभापति द्वारा निष्पादित किए जाते हो। जब सभापति, उपसभापति और उपसभाध्यक्ष में से कोई भी अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित नहीं होता है तब राज्यसभा किसी अन्य उपस्थित सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए चुन सकती है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता है। पूछा जा सकता है कि बृहस्पति जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम की। प्रश्नावली को भरते समय अनुसंधानकर्ता एवं प्रगणक द्वारा सूचनादाता किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है। और अगला पॉइंट है, प्रश्नावली के प्रश्नों का निर्माण खोज के विषय के उद्देश्य और प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। सूचनाओं के आधार पर प्रश्नावली के लिए निम्न 2 श्रेणियां बताई गई हैं। पहली है तथ्य संबंधी प्रश्नावली और दूसरी मनोवृत्ति अथवा मत प्रश्नावली। अगला पॉइंट, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। कार्बनिक पदार्थों के कारण जलाशयों में जीवाणुओं तथा कवकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है एवं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अत्यधिक बढ़ जाती है। जलीय वातावरण के शुद्ध जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा 8 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है जिसे हम जैविक ऑक्सीजन मांग कहा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन जैविक मांग, जलीय वातावरण में जैविक ऑक्सीजन की मांग में ऑक्सीजन की घुली मात्रा कितनी होती है? 8 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। भारत में विकसित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसको पहली बार वर्ष 1986 में 16 अगस्त को बेंगलोर हेड पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था। मिलिंद पहो एक पाली ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप वर्णित है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE की स्थापना 1945 में एक परामर्शी निकाय के रूप में की गई थी और बाद में 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी लेकिन इसको जो एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 1987 में दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख 2 घटक कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं जैविक और अजैविक।
स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन जो है पी श्री रामुलु की मृत्यु के कारणवश प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज की सीरीज में। फिर से आप लोग याद दिलाना चाहेंगे कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, और अगर आप बेहतरीन एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहे तो आप सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन से जो वहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज बनी हुई है उनका भी आप फायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।